बिहार के सीवान जिले में लोगों का ऐसा कहना है कि भारत का सबसे ईमानदार व्यक्ति भी सीवान जिले का था और भारत का सबसे ठग व्यक्ति भी सीवान जिले का था। भारत के सबसे ईमानदार व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कहानी तो आपने जान ली, पर अब बारी है भारत के सबसे ठग व्यक्ति की कहानी जानने की। सबसे बड़ा ठग सुनकर अगर आपके मन में नटवरलाल का नाम आया है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। राजेंद्र प्रसाद और नटवरलाल में कुछ चीजें सामान्य थी, जैसे दोनों का ही जन्म सीवान के गांव में हुआ था, दोनों ने ही लॉ की पढ़ाई की थी और दोनों ही बुद्धि के काफी तेज थे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राजेंद्र प्रसाद बुद्धि का उपयोग कर भारत के पहले राष्ट्रपति बने और नटवरलाल बुद्धि का उपयोग कर भारत के सबसे बड़े ठग बने। नटवरलाल ने लोगों को राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी ठगा, पर फिर भी लोग उन्हें रॉबिन हुड मानते हैं और आज भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। पर ऐसा क्यों और कैसे, ये आपको हमारी पूरी स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीवान के जीतादेई गांव में बंगरा नाम का एक जगह है। 1912 में इसी जगह पे जन्म होता है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का, जिन्हें आगे चलकर अपनी मशहूर कारनामों की वजह से नटवरलाल नाम मिला। मिथिलेश के पिताजी का नाम रघुनाथ कुमार श्रीवास्तव था, जो कि एक स्टेशन मास्टर थे, जिसके वजह से मिथिलेश को ट्रेन के बारे में अच्छी जानकारी थी। बात है 1932 की। मिथिलेश पटना हाई स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। मिथिलेश दिमाग के तो बहुत तेज थे, पर गणित में उनकी रुचि नहीं थी और उनका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। बार बार पिता के समझाने के बाद भी मिथिलेश ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से एक दिन उनकी बहुत पिटाई हुई और उसके अगले ही दिन मिथिलेश कलकत्ता रवाना हो गए। पर कलकत्ता जाने से पहले की उनकी एक और कहानी बहुत मशहूर है और कई न्यूज सोर्स का ऐसा कहना है कि वो इस घटना की वजह से कलकत्ता भागे थे। तो बात ऐसी है कि नटवरलाल अक्सर अपने पड़ोसी के बैंक ड्राफ्ट को बैंक में जमा करने जाया करते थे, जिसके दौरान उन्हें एहसास होता है कि वो सिग्नेचर कॉपी कर सकते हैं और उन्हें बैंक के लूप होल्स के बारे में भी समझ आता है। ऐसा कहते हैं कि नटवरलाल के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट था फेक सिग्नेचर्स करने का, और अपने इस टैलेंट को डिस्कवर करने के बाद से ही नटवरलाल अपने पड़ोसी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिया करते थे। और इस बात का पता एक दिन उनके पड़ोसी को चल जाता है जब वो बैंक जाते हैं, जिसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और इस घटना के बाद मिथिलेश कलकत्ता रवाना हो जाती है अपनी जेब में मात्र 1000 रुपए के साथ। कलकत्ता जाने के बाद नटवरलाल ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। अपनी पढ़ाई के पैसों के लिए उन्होंने एज ए स्टॉक ब्रोकर भी काम किया, जिसकी वजह से उन्हें बैंकिंग की अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। कई न्यूज सोर्स की माने तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी और वो एक लॉयर थे। कलकत्ता में रहने के दौरान उन्होंने केशव सेठ नाम के एक बिजनेसमैन को कन्विंस कर लिया कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनके बेटे और बेटी को प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं। केशव सेठ राम उनसे कन्विंस हो गए और उन्होंने उसे 30 रुपये महीने पर अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद मिथिलेश ने केशव सेठ राम से लोन मांगी, यह कहकर कि उसे किताबें खरीदनी हैं, पर केशव ने उसे मना कर दिया। जिसके बाद मिथिलेश बदला लेने का सोचता है और सेठ के पास कपड़ों के व्यापार का एक ऑफर लेकर जाता है। सेठ लालच में आकर उसकी डील में इंटरेस्ट दिखाता है और मिथिलेश उससे 4.5 करोड़ रुपए लेकर पटना फरार हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब मिथिलेश कलकत्ता वापस आता है तब केशव उसे पुलिस से पकड़वा देता है और तब पहली बार 11 दिसंबर 1937 को मिथिलेश को 6 महीने के लिए जेल हो जाती है, जिसकी सजा उन्होंने पूरी की और जेल से निकलने के बाद कई फेक सिग्नेचर्स कर लोगों को लूटा। नटवरलाल काफी शार्प माइंडेड आदमी थे, उन्हें हर चीज की जानकारी रहती थी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। अपने इसी टैलेंट का इस्तेमाल कर वो मिथिलेश से नटवरलाल बने और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉनमैन भी बने। नटवरलाल ने अंग्रेजों को बहुत बार बेवकूफ़ बनाया और उन्हें 3 बार ताजमहल बेच डाला, 2 बार लाल किला बेच डाला और 1 बार तो संसद भवन बेच डाला, वो भी तब जब खुद संसद भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 200 लोग मौजूद थे। इसके अलावा नटवरलाल ने 1 बार राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला। ये सभी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने अंग्रेजों को बेचे, जिसके बाकायदा पेपर्स भी मौजूद हैं। नटवरलाल ने कुल 400 से ज़्यादा लोगों को भी ठगा, जिनमें उनके पे सिर्फ 200 से 250 मुकदमे दर्ज हुए और सिर्फ 19 मुकदमों के फैसले में उन्हें 113 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से नटवरलाल ने सिर्फ 20 साल जेल में बिताए। नटवरलाल को कुल 9 बार गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 8 बार वो जेल से फरार हो गए। आखिरी बार नटवरलाल को 1996 में अरेस्ट किया गया,
जब वो 84 साल के थे। उनके पैर में कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से वो व्हीलचेयर पे थे। जब कानपुर जेल से उन्हें एम्स दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान दिल्ली स्टेशन पे वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और 24 जून 1996 को नटवरलाल को आखिरी बार देखा जाता है। 2009 में नटवरलाल के लॉयर ने यह क्लेम किया कि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की मौत हो चुकी है और उनके ऊपर 100 से भी ज़्यादा जो पेंडिंग केस है वो हटा देने चाहिए। जब यह बात नटवरलाल के भाई से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि नटवरलाल की मौत तो 1996 में ही हो चुकी है और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार रांची में कर दिया है। अब नटवरलाल की मौत कब हुई ये अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि उन्हें 1996 के बाद नहीं देखा गया था। पर भले ही वो दुनिया के लिए सबसे बड़े ठग हो, पर उनके गांव के लोगों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं है। आज भी बांगड़ा में उनका नाम इज्जत से लिया जाता है और हर कोई उनकी बस तारीफ ही करता है। बांगड़ा में नटवरलाल का एक स्टैचू भी मौजूद है। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि नटवरलाल कोई बुरे आदमी नहीं थे, बस वो अमीर लोगों से पैसा लेकर गरीबों को दे दिया करते थे। जब नटवरलाल आखिरी बार अपने गांव आए थे तो उन्होंने पूरे गांव के लिए दावत रखी थी, जिसमें सभी ने खाना खाया था और गांव से जाते वक्त नटवरलाल ने सबको 100 रुपए दिए थे। तो यह थी भारत के सबसे बड़े कॉनमैन कहे जाने वाले नटवरलाल की कहानी।